नमस्कार। आज की क्लास में हम बहुत सा अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की इस परीक्षा में जो है सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान, ये टॉपिक इस तरह का है कि जो बाकी टॉपिक हैं यदि वो तैयार हैं तो फिर ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अब इस टॉपिक को आप एक साथ जब पढ़ पाएँ, आपने पुराना मैटर पढ़ रखा होगा और उनमें जो भी नाम अस्त व्यस्त इधर उधर पड़े थे, अब उनको हम एकजुट करके एक साथ टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सामाजिक और राजनीतिक जो है जागृति में महिलाओं का योगदान क्या है, इस टॉपिक की क्लास है। लेकिन क्लास से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हैं, चाहे वो सभ्यता का हो, चौहानों का हो, चाहे कोई भी वीडियो है, चाहे आपको उस पर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 12वीं क्लास के वीडियो छोड़ करके 2-3 वीडियो, वो सारे वीडियो आपको देख लेने चाहिए। कारण है क्योंकि परीक्षा से पहले वो बड़े काम करेंगे और हम अगले इन 2-3 दिनों में भी बहुत अच्छा सा मैटर लेकर के आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे से आगे पहुंचाइएगा। और हमारे टेलीग्राम, इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को जो है फॉलो करें। और दूसरी बात कि जो ये यूट्यूब की कम्युनिटी में जो प्रश्न अब जो आए और जो पुराने पड़े हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप उसको भी जो है एक बार जरूर परीक्षा से पहले करके देखें। चलते हैं हम जो है राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान। सबसे पहले सूजा कंवर राजपुरोहित, इसका वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पे, वो अवश्य देखिएगा। सूजा कंवर राजपुरोहित 1857 की क्रांति में लाडनू की रहने वाली, लाडनू जो है नागौर में है, और लाडनू नागौर में, नागौर की रहने वाली लाडनू की ये सूजा कंवर राजपुरोहित जो है 1857 की क्रांति से जुड़ी थी। और 1857 की क्रांति में सूजा कंवर जो है पुरुष वेश में, पुरुषों के वेश में, पुरुष वेश में जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था और जीती भी थी, विशेष बात है। और इसको सूजा कंवर राजपुरोहित को राजस्थान की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, जो 1857 की क्रांति से जुड़ी थी। लाडनू की सूजा कंवर, लाडनू की सूजा बोलते हैं इसको, पुरुष वेश में जो है लड़ती थी अंग्रेजों से और अंग्रेजों से जीती भी थी। इसके बाद है रमा देवी, रमा देवी। तो रमा देवी जो है, रमा देवी वो बिजौलिया किसान, 1857 की क्रांति के बाद किसान आंदोलन टॉपिक दिया हुआ है, तो रमा देवी बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ी थी, बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ी थी। 1931 में रमा देवी जब बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ी तो उसके बाद जेल भी जाना पड़ा था इनको, जेल भी जाना पड़ा था रमा देवी को। रमा देवी लादूराम जोशी की पत्नी थी। तो रमा देवी का संबंध जो है, वैसे बिजौलिया में आपको बता दूं, बिजौलिया एक ऐसा किसान आंदोलन था जिसमें कोई भी हत्या नहीं हुई, किसान की हत्या नहीं हुई, क्योंकि साधु सीताराम दास ने शुरू किया था। एक साधु आदमी जब कोई आंदोलन शुरू करेगा, और पहला आंदोलन साधु सीताराम दास ने बिजौलिया शुरू किया था, तो बिजौलिया किसान आंदोलन जब साधु आदमी शुरू करेगा, साधु सीताराम दास, तो फिर इस आंदोलन में कोई भी मारा नहीं जाएगा, कोई भी मारा नहीं जाएगा, कोई हत्या नहीं हुई। और जहां कोई मरा नहीं, जहां कोई मरा नहीं, वहीं रमा देवी थी, वही रमा देवी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लादूराम जोशी की ये पत्नी रमा देवी, रमा देवी जो है वो नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को, मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। और माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी नारायणी देवी वर्मा थी, नारायणी देवी वर्मा, वो नारायणी देवी वर्मा जो है वो भी बिजौलिया से जुड़ी हुई थी। खास बात है, बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और बिजौलिया किसान आंदोलन जो है उसके दौरान जब बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ, और साथ साथ में उसी समय जब आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली, अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल जाने वाली महिला तो है नारायणी देवी वर्मा। खास बात है कि ये राज्यसभा में सदस्य भी रही हैं, राज्यसभा में सदस्य भी रही हैं ये। तो नारायणी देवी वर्मा की सबसे जो बड़ी बेटी थी माणिक्यलाल वर्मा की, वो सुशीला थी।
और स्नेहलता। तो स्नेहलता वर्मा भी जेल गई थी। नारायणी देवी वर्मा की सबसे ज्येष्ठ पुत्री सुशीला वर्मा और स्नेहलता वर्मा ये जो हैं ये भी जो है जेल गई थी। तो स्नेहलता वर्मा का संबंध भी जो है बिजोलिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सत्याग्रह के दौरान ये जो है जेल जाने वाली महिलाओं में रहा है। उसके बाद अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी सीकर के रहने वाले थे। राम नारायण चौधरी सीकर शेखावाटी के रहने वाले थे और इनका भाई था कप्तान दुर्गादास चौधरी। कप्तान दुर्गादास चौधरी। खास बात है, इनको कप्तान की उपाधि है। तो यूं ही पूछ लिया जाता है कप्तान की उपाधि किसे? दुर्गादास राठौड़ को नहीं, दुर्गादास चौधरी को, जो रामनारायण चौधरी के भाई थे। और इन्होंने नवज्योति समाचार पत्र, नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था दुर्गादास चौधरी ने, कप्तान ने, और कप्तान दुर्गादास चौधरी ने। लेकिन आजकल यही समाचार पत्र नवज्योति दैनिक नवज्योति के नाम से आता है, दैनिक नवज्योति के नाम से आता है। रामनारायण चौधरी की पत्नी जिन्होंने उनके साथ यहाँ आंदोलन में साथ दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला थी। जेल जाने वाली प्रथम महिला थी तो अंजना देवी चौधरी। गौर करें, जो कोई रमा देवी, तरीका याद रखने की कोशिश करें। सूजा कंवर हो गई 1857 की क्रांति वाली, यानी लक्ष्मीबाई हो गई। एक एक शब्दों में याद करने की कोशिश। जहां कोई मरा नहीं वहां रमा है, जहां कोई मरा नहीं वहां रमा है। रमा देवी है तो नारायणी देवी भी है और उसकी बेटी स्नेहलता वर्मा भी है। और जो है अंजना देवी चौधरी, अंजना है कि अंजला जेल में आ, अंजना तो अंजना जेल में आ जाना, जेल में आ जाना, तो जेल में आ जाना। सबसे पहले जेल में आ जाने वाली अंजना देवी चौधरी थी। और रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी सबसे तेज चरखा कातने का श्रेय जो है वो इसको जाता है। तो अंजना देवी चौधरी जो है रामनारायण चौधरी की पत्नी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जानकी देवी बजाज जो है वो पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला है। पहला व्यक्तित्व कोई राजस्थान में, प्रथम राजस्थान में कोई है तो जानकी देवी बजाज है। जानकी देवी बजाज को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा हीरालाल शास्त्री के बारे में पढ़ना चाहिए, जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ना चाहिए। जमनालाल बजाज, गौर करें, जमनालाल बजाज क्रांतिकारी हैं। जमनालाल बजाज स्वतंत्रता सेनानी है। और जमनालाल बजाज जो है सीकर में काशी का बास में जन्मे थे। सीकर में काशी का बास में जन्मे थे जमनालाल बजाज। काशी का बास माने गांव होता है। काशी का बास में जन्मे जमनालाल बजाज अपने आप को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते थे और देश का गुलाम नंबर 4 कहते थे। तो देश का गुलाम नंबर 4 के नाम से किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज जो हैं वो सीकर में काशी का बास में जन्मे, गांधी जी का 5वां पुत्र, देश का गुलाम नंबर 4 कहते हैं। गांधी जी की चेकबुक थे ये, गांधी जी की चेकबुक थे। जब भी गांधी जी को जब पैसों की जरूरत होती तो यही देते थे। यानी ये जमनालाल बजाज गांधी जी की चेकबुक के नाम से भी जाने जाते हैं। और जब भी आंदोलन होता तो पैसे देते जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज उन्होंने गांधी जी के प्रिय चरखा संघ भी जो है अध्यक्षता की, चरखा संघ की अध्यक्षता की, आजीवन अध्यक्षता की। और साथ साथ में जो है गौ सेवा संघ की भी आजीवन अध्यक्षता। और जब ये मर गए, जब ये स्वर्ग सिधार गए तो इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज आजीवन अध्यक्ष रही। तो जानकी देवी बजाज चरखा संघ और इसकी अध्यक्ष रही। साथ में जानकी देवी बजाज पहला पद्म विभूषण लेकर के आई। पद्म विभूषण पाने वाली राजस्थान में कोई पहली महिला है तो जानकी देवी बजाज है। 1956 में पद्म विभूषण मिला था। 1956 में पद्म विभूषण मिला था। और खास बात यह है कि भारत में गौर करें, भारत में सर्वोच्च असैनिक सम्मान माने सिविल नागरिकों को दिया जाने वाला जो सम्मान है उनमें सबसे पहला भारत रत्न आता है। और
फिर उसके बाद अगले क्रम में पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, पद्म भूषण आता है, और फिर उसके बाद पद्म श्री आता है, पद्म श्री आता है। विशेष बात कि सर्वोच्च असैनिक सम्मान जो है, सर्वोच्च असैनिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, भारत रत्न है। भारत रत्न पे पीपल के पत्ते को दिखाया गया है, जबकि यहाँ पद्म का मतलब होता है तीनों में कमल को दिखाया गया। पद्म कमल का पर्यायवाची होता है, तो कमल को दिखाया गया। जैसे जैसे नाम छोटा होता जाता है उसका मूल्य भी छोटा होता जाता है। मतलब पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, लेकिन सबसे बड़ा तो भारत रत्न है। आज तक भारत रत्न किसी भी राजस्थानी को नहीं मिला है, तो पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला हो गई जो है वो जानकी देवी बजाज हो गई। आप गौर करें, जानकी देवी बजाज हो गई। तो जानकी देवी बजाज के विषय में जानना है तो जमनालाल बजाज पढ़ना है, अच्छे से सीखिए। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज सीकर में काशी का बास में जन्मे थे जमनालाल बजाज, और गांधी जी का पांचवा पुत्र मानते थे अपने आप को। गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन अपने आप को पांचवा पुत्र, ये गांधी जी के नहीं जन्मे थे, जम्मालाल नहीं जन्मे थे, फिर भी गांधी जी के 5वें जन्मे थे, यानी 5वें पुत्र थे। और गांधी जी के 5वें पुत्र अपने आप को मानते थे, और देश का गुलाम नंबर 4। एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप तो गुलाम हो गुलाम, तो बोले मैं क्यों गुलाम, पहला तो देश गुलाम, पहला देश भारत गुलाम, दूसरा राजस्थान गुलाम, तीसरा सीकर गुलाम, और चौथा जमनालाल बजाज गुलाम। चौथा गुलाम कहते हैं, गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। जब भी गांधी जी को पैसों की जरूरत होती तो ये गांधी जी की चेकबुक थे, गांधी जी को पैसों की जरूरत होती, स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाहों में थे, और जब भी गांधी जी को पैसों की जरूरत होती तो फिर यही चेक देते थे, इसका मतलब यही पैसे देते थे। तो जमनालाल बजाज गांधी जी के बजाज फाइनेंस थे, बजाज फाइनेंस थे। तो पद्म विभूषण उनकी पत्नी ले आई, शायद बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस से। भारत रत्न तो मिला नहीं, तो बजाज फाइनेंस से सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण ले आई, पद्म विभूषण ले आई। तो जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज। इससे आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद गौर करें, जानकी देवी बजाज जो है उसके विषय में हो गया। रत्ना शास्त्री या रतन देवी भी नाम मिलता है इसका, रतन देवी या रतन शास्त्री, मध्य प्रदेश में जन्मी रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी, जयपुर प्रजामंडल। अच्छा, जानकी देवी बजाज के विषय में खास बात यह भी है कि वो जयपुर प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल जो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था उसकी भी अध्यक्ष रही, और उसकी अध्यक्षता जो है 1944 में की। जयपुर प्रजामंडल की एकमात्र महिला अध्यक्ष। रतन शास्त्री के बारे में बात करें तो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जो हैं वो जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे, जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे, और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत थे, चुनाव लड़ना नहीं पड़ा। 7 अप्रैल 30 मार्च 1949 एकीकरण के बाद, चौथे चरण के बाद 1949 में 7 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी इन्होंने। लेकिन इनको तो मनोनीत मुख्यमंत्री कहा जाता है, मतलब इनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ा 1949 में। चुनाव तो प्रथम 1952 में हुए थे, तो प्रथम चुनाव नहीं लड़के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो सोचो, इनके हाथ तो हीरा ही लग गया, अब इनको जॉब की क्या फिक्र। हीरा के हाथ हीरा लग गया, हीरा के हाथ हीरा लग गया, अब इनको जॉब लगने की क्या फिक्र, और जॉब लगने की क्या फिक्र। और जोबनेर के रहने वाले, जहां ज्वाला माता की पीठ की पूजा होती है जयपुर में, तो जयपुर की रतन शास्त्री हो गई, विवाह जयपुर में हो गया, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। और रतन शास्त्री जो है वो पद्म भूषण, अगले जो 2 पुरस्कार हैं पद्म भूषण और पद्म श्री लाने वाली ये पहली महिला थी। 2 पुरस्कार। सोचो, ऊपर भारत रत्न मिला नहीं, पद्म विभूषण जो है वो बजाज फाइनेंस वाली ले गई, बजाज फाइनेंस वाली ले गई, तो फिर जो है पद्म भूषण और पद्मश्री बाकी के दोनों रतन ले आई। तो हीरालाल शास्त्री के हाथ हीरा तो लगा ही कि मनोनीत मुख्यमंत्री बने, लेकिन रतन और लग गई हाथ में, जो 2 रतन ले आई थी, 2 रतन ले आई थी। तो हीरालाल शास्त्री जो है पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। रतन शास्त्री या रतन देवी, इन्होंने ही अपनी बेटी शांति के नाम पे 1929 में शांति कुटीर बनाया, शांति कुटीर बनाया, जिसको 1935 में जीवन कुटीर नाम दिया गया, और जीवन कुटीर नाम दिया गया, और ठीक 1935 में ही इसी को वनस्थली विद्यापीठ कह दिया गया,
वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ जो है 1935 में टोंक की निवाई तहसील में स्थित है। महिला शिक्षा को समर्पित, महिला शिक्षा को समर्पित जो है वनस्थली विद्यापीठ, महिला शिक्षा को समर्पित रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री की देन है। जानकी देवी बजाज, अगला जो टॉपिक है वो जानकी देवी बजाज है। जानकी देवी बजाज जो है वो जानकी देवी, एक तो जानकी देवी बजाज थी जो जमुनालाल बजाज की पत्नी, ये विजय सिंह पथिक की पत्नी है, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक जो किसान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, जिनका मूल नाम भूप सिंह रहा, भूप सिंह रहा, बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जिन्होंने, भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं जिनको, वो विजय सिंह पथिक किसान नेता तो थे ही, साथ साथ में समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया था, तो जानकी देवी पत्नी हो गई विजय सिंह पथिक की सीता देवी। सीता देवी जो है, सीता देवी का संबंध अलवर किसान आंदोलन से है, अलवर किसान आंदोलन से। सोच के देखो, अलवर भरतपुर मथुरा के आसपास होगा तो सीताराम सीता उधर ही होंगे, तो इसका मतलब सीता देवी का संबंध अलवर किसान आंदोलन यानी नीमू चढ़ा किसान आंदोलन से है। तो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन में रघुनाथ राय की बेटी सीता देवी जो है उसने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सीता हो तो आपको मथुरा की तरफ चले जाना चाहिए। उसके बाद किशोरी देवी जाट, गौर करें, ये सरदार हरलाल खर्रा, सरदार हरलाल खर्रा, खर्रा जाट होते हैं क्योंकि शेखावाटी में ज्यादातर जाट किसान आंदोलन हुए, तो शेखावाटी यानी सीकर झुंझुनू वाला एरिया जो है, शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी कोई महिला है और कोई, तो झुंझुनू का रहने वाला सरदार हरलाल जाट की पत्नी किशोरी देवी जाट ने शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान 10,000 जाट महिलाओं का 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व करते हुए कटराथल सीकर में एक जुलूस निकाला, सम्मेलन किया, अध्यक्षता की उसकी, और कटराथल सीकर में ये 1934 में हुआ। तो 10,000 जाट महिलाओं का, ये सीकर किसान आंदोलन की नेता थी। और सीकर किसान आंदोलन की जो गूंज है, सीकर किसान आंदोलन की गूंज वो ब्रिटिश संसद तक पहुंची थी। विशेष बात है किसान आंदोलनों में, तो ब्रिटिश संसद तक पहुंची थी। वो पहुंचनी भी चाहिए, जहां 10,000 जाट महिलाएं बोलेंगी तो उसकी गूंज वहां पहुंचनी चाहिए। और इसी का पति सरदार हरलाल जाट को सरदार की उपाधि। यहां भी एक प्रश्न है कि राजस्थान का सरदार किसे कहते हैं। जैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी, और वैसे ही महात्मा गांधी ने महिलाओं के कहने पर दी थी पटेल को उपाधि, ठीक ऐसे ही सरदार की उपाधि यानी राजस्थान में किसी को है तो हरलाल खर्रा जाट को है। तो किशोरी देवी जाट के विषय में हुआ। लक्ष्मी देवी आचार्य, हमें बीकानेर प्रजामंडल की बात करनी पड़ेगी। बीकानेर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, क्योंकि कलकत्ता में कोई राजस्थान से बाहर कोई एकमात्र प्रजामंडल बना तो वो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल बना, और इसकी स्थापना वहां संस्थापक मघाराम वैद्य ने की थी। मघाराम वैद्य जो है, आप गौर करें, मघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की जो अध्यक्ष बनाया वो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया। तो लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध जो है वो बीकानेर प्रजामंडल से है। वैसे भी आचार्यों का चौक प्रसिद्ध है, आचार्यों का चौक बीकानेर का प्रसिद्ध है, और आचार्यों के चौक में रम्मत होती है। आया हुआ रम्मत क्या है, तो एक लोक नाट्य है। रम्मत एक लोक नाट्य है, और जैसलमेर की रम्मत स्वतंत्र बावनी तेज कवि की जो है उस पर रम्मत जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है और आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत जो है वो बीकानेर के आचार्यों की चौक की प्रसिद्ध है। तो फिर लक्ष्मी देवी आचार्य भी संबंध हो गया, वो बीकानेर प्रजामंडल से हो गया। कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल बना और मघाराम वैद्य ने वो बनाया था। फिर उसके बाद मनी बहन पांड्या, ये इसके पति का नाम भोगीलाल पांड्या है। आप देख रहे हैं कि हर एक के पति का नाम याद रखे तो बहुत कुछ याद रहेगा। भोगीलाल पांड्या, पिछले वीडियो में भी एक हमने कुछ जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में उसमें बताया है, तो आप गौर कर लें कि उसमें जो है अच्छे से उस वीडियो को देख लें तो आपको भोगीलाल पांड्या वहाँ भी बहुत अच्छा और अन्य चीज़ें मिल जाएंगी। इससे कनेक्ट है वो वीडियो,
इसलिए उस वीडियो में अवश्य देख लें कि भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट वगैरह कुछ प्रजामंडल के बारे में आपके लिए बड़े फायदेमंद है। भोगीलाल पांड्या सीमलवाड़ा तहसील में डूंगरपुर में जन्मा। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में तहसील है, वहाँ जन्मा। और सीमलवाड़ा की खास बात है कि डामोर जाति यहाँ 75% डामोर जाति यहीं मिलती है। और डामोर जाति की विशेषता मैंने बताई है कि उसमें पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। वो भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ का गांधी कहा जाता है, वागड़ का गांधी कहा जाता है, वो भोगीलाल पांड्या की पत्नी, वहाँ पत्नी का नाम मणिबहन पांड्या है। मणिबहन पांड्या जो है वो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रजामंडल में जो है, यहाँ जो है उसने सहायता की, नेतृत्व किया। तो जन जागृति में महिलाओं में योगदान इसका भी डूंगरपुर में है। स्नेहलता वर्मा, अभी हमने पढ़ा कि ये माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री है। माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री जो जेल गई, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जेल गई। तो स्नेहलता वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी तो माणिक्यलाल वर्मा की नारायणी देवी वर्मा है, लेकिन जो राज्यसभा में रही। और स्नेहलता वर्मा जो है वो पुत्री है। दोनों जेल गई थी, वो अपने 6 माह के बेटे के साथ जेल में गई थी। कुसुमलता की बात करें, कुसुमलता, ये कह पे नाम जब आए तो कोटा हो जाता है। कोटा की छात्र नेता थी कुसुमलता छात्र नेता, जो कोटा प्रजामंडल जो है उसमें यहाँ सक्रिय भूमिका निभाई थी। खेतूबाई मघाराम वैद्य की पत्नी नहीं, बहन है। मघाराम वैद्य बीकानेर प्रजामंडल वाला, उस मघाराम वैद्य की बहन जो है वो खेतूबाई है। खेतूबाई ने आजीवन खादी पहनने का निर्णय कर लिया था, आजीवन खादी पहनने का निर्णय कर लिया था और जन जागृति फैलाई। और खास करके दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है बीकानेर से संबंधित है, उसका भी नेतृत्व किसी महिला ने किया, तो खेतूबाई ने किया। डॉक्टर नगेंद्र बाला जो है कोटा की पहली जिला प्रमुख रही हैं, कोटा की पहली जिला प्रमुख रही हैं। खास बात यह भी है कि ये विधानसभा सदस्य भी रही हैं। नगेंद्र बाला पोती है केसरी सिंह बाराहट की। केसरी सिंह बाराहट राजस्थान में ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो साहित्यकार था, सशस्त्र क्रांति का नेता था केसरी सिंह बाराहट। और केसरी सिंह बाराहट का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में मारा गया, चाहे वो जोरावर सिंह भाई इसका जोरावर सिंह बाराहट हो और चाहे वो बेटा इसका प्रताप सिंह बाराहट हो। तो केसरी सिंह बाराहट की कर्मस्थली पूछें, जन्मस्थली तो शाहपुरा है, आजकल जिला बन गया, लेकिन शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में आता था। शाहपुरा में जन्म हुआ इसका, लेकिन कर्मस्थली पूछे तो वो कोटा है। तो कोटा में ही वीर भारत सभा का गठन 1910 में किया था। 1910 में परीक्षा की दृष्टि से बड़ा काम का प्रश्न है। तो कोटा में वीर भारत सभा, तो कोटा कर्मस्थली केसरी सिंह बाराहट की, तो वहीं अपनी पोती को जो है जिला प्रमुख बना दिया गया होगा। तो इसलिए नगेंद्र बाला जो है पोती है। यदि संबंध याद रखेंगे कि कौन पोती है, कौन पत्नी है, कौन बहन, तो बहुत कुछ याद होगा। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कालीबाई जो है वो रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी। डूंगरपुर की रहने वाली थी कालीबाई, डूंगरपुर की रहने वाली थी और भील जाति की बालिका थी। और 13 वर्षीय या कहीं 14 वर्षीय लिखा है, तो 13 वर्ष की भील जाति की बालिका। और इसके विषय में पढ़ना है तो अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्तापाल कांड, आप गौर करें, रास्तापाल स्थान डूंगरपुर में है। और यहां महारावल लक्ष्मण सिंह था। सोचो, ये आजादी के समय की बात है, तो इसका मतलब यहाँ 1947 का समय है, एकीकरण का समय है, आजादी का समय है। तो बताओ, विलय पत्र पे एकीकरण के दूसरे चरण में हस्ताक्षर करने वाला कौन हुआ? तो डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। और 1947 में जो है, 1947 में यहाँ जो है आजादी के समय कोई राजा था तो महारावल लक्ष्मण सिंह था। और रास्तापाल जगह थी, रास्तापाल डूंगरपुर में जगह गांव था। और यहाँ 19 जून 1947 को यहाँ जो है एक स्कूल चल रहा था और उस स्कूल का डायरेक्टर था नाना भाई
खांट, नाना भाई खांट उस स्कूल का डायरेक्टर था और सेंगा भाई वहां अध्यापक था। ये डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर, और संचालक हो गया, संचालक, और नाना भाई खांट संचालक हो गया और सेंगा भाई वहां अध्यापक हो गया, अध्यापक हो गया। और स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए, बंद करने के आदेश दे दिए। बताओ कौन देगा? तो महारावल लक्ष्मण सिंह ने आदेश दे दिए। नहीं बंद किया तो नाना भाई खांट को पीटा गया और सेंगा भाई को सड़क पे ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा गया। भील जाति की बालिका कालीबाई जो है, भील जाति की बालिका रास्तापाल की रहने वाली 13 वर्षीय भील जाति की बालिका जो है, वो 13 वर्षीय भील जाति की बालिका रास्तापाल की रहने वाली, उसने देखा घास लेकर के आ रही थी, दाती हाथ में थी और ट्रक के पीछे अपने शिक्षक को बंधे देखा तो जो है वो रस्सी काट दी। लेकिन फायरिंग में लक्ष्मण सिंह के और अंग्रेजों के सैनिकों जो थे उन्होंने फायरिंग की तो सेंगा भाई जो है, सेंगा भाई वो शहीद हुआ और साथ साथ में सेंगा भाई के साथ साथ में यहाँ कालीबाई भी शहीद हो गई। तो कालीबाई जो है वो भी शहीद हो गई, कालीबाई शहीद हो गई। और कालीबाई की याद में उसका स्मारक बना हुआ है गैप सागर या गैव सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान कालीबाई साक्षरता पुरस्कार है और कालीबाई साक्षरता पुरस्कार 2004 से शुरू हुआ था। कालीबाई साक्षरता पुरस्कार, और कालीबाई जो है स्कूटी योजना में भी कालीबाई का नाम है। तो आपको पता है कि स्कूटी योजना जो चल रही है उसमें भी कालीबाई स्कूटी योजना है। तो भील मेधावी स्कूटी योजना जो है वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है वो इसके नाम पे है। तो कालीबाई राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तरीका सीखिए कालीबाई के बारे में। मान लिए आज़ादी का टाइम है, मैं वो सारी परिस्थितियां बोलूंगा जिससे कोई स्कूल ना लगे, मैं वो सारी परिस्थितियां बोलूंगा जिससे कोई स्कूल ना लगे। जैसे आज़ादी का टाइम हो और उससे पता लगता जाए वो सीखिए। आज़ादी का टाइम हो, आज़ादी का टाइम यानी आज़ादी का टाइम 47 हो, छुट्टियों का महीना हो, छुट्टियों के महीने में स्कूल नहीं लगना चाहिए, और तारीख 1947 में 19 छुपी हुई हो और रास्ते में स्कूल नहीं लगना चाहिए, फिर भी कोई स्कूल का नाना स्कूल लगाएगा, डायरेक्टर स्कूल लगाएगा और अध्यापक सेंगा भाई पढ़ाएगा, तो स्कूल बंद करने के लिए लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण खींचेगा ही, लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण खींचेगा ही। लेकिन अब लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण खींचेगा ही, बंद करने के आदेश आए तो कालीबाई ने फिर अपने शिक्षक को बचाने में जो है बलिदान दे दिया। गैव सागर झील के किनारे उसका स्मारक बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 महिलाएं हमने की हैं, फिर भी बहुत सारा और भी कुछ बाकी है, लेकिन अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और अच्छा लगे तो कंटेंट को आगे से आगे पहुंचाइएगा, और जो भी इस समय पढ़ रहे हैं वो लगातार कुछ वीडियो जो अभी कल भी मैं कुछ प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, तो वो प्रश्नों को भी काम करेंगे और कुछ टॉपिक और हो पाएंगे, हमसे जितना हो पाएगा वो करेंगे हम। लगातार पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।